अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन, जब मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था और मैंने तकरीबन 35 साल सर्व किया पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, और उस वक्त जब हम किसी कत्ल के केस में कोई फ़ैसला सुनाने जाते थे और हमारे सामने कोई कातिल या एक से ज़्यादा कातिल सामने होते थे, और वो जो लम्हा होता है कि जिस वक्त जज, ट्रायल कोर्ट का जज यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो उन्हें सज़ाए मौत सुना रहा होता है, तो एक बहुत ही, जिसे कहें, एक भारी लम्हा होता है, ना सिर्फ जज पर बल्कि कोर्ट के हर एक आदमी पर। वो एक मंज़र ऐसा होता है कि आपके सामने दीवार के साथ लगे हुए वो मुल्ज़िम होते हैं जो मुजरिम बनने जा रहे होते हैं, जब कन्विक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने कत्ल किया होता है, और इधर वो जो मकतूल है उसके वरसा खड़े होते हैं, और फिर जब सेशन जज सज़ा सुनाता है कि आप फ़लाँ, मैं आपको, जो हमारे यहाँ दफ़ा 302B है पाकिस्तान पीनल कोड की, उसके तहत सज़ा सुनाई जाती है कि आपको सज़ाए मौत सुनाता हूँ या सज़ा मौत देता हूँ, और आपको लटकाया जाएगा आपकी गर्दन के बल कि जब तक आपकी मौत वाक़ई ना हो जाए। तो ये बहुत एक भारी लम्हा होता है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर वो कैदी जो हमारे सामने ला के खड़ा किया गया है, मुल्ज़िम था जो कत्ल के केस का, जिसकी पूरी ट्रायल हुई, जिसके ख़िलाफ़ एविडेंसेस आईं, और वो सामने जज के कहे कि जी मैं तो आपकी सज़ाए मौत को नहीं मानता, आप जाएं भाड़ में और मुझे रिहा किया जाए, वरना मैं पूरा मुल्क इकट्ठा कर लूँगा, मैं पूरी दुनिया इकट्ठी कर लूँगा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझे सज़ाए मौत सुनाने की। तो फिर क्या होगा? हमारे जो मजहबी इदारे हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं, वो अगर बैठे हुए कोई बात करते हैं, किसी मस्जिद में बात करते हैं, किसी ऐसी जगह पे बात करते हैं जिसको तख्तीस हासिल है, और एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैं ना तुम्हारे मज़हब को मानता हूँ, ना तुम्हें मानता हूँ, और ना मैं तुम्हारी गुफ्तगू को मानता हूँ जो तुमने की है, तो फिर क्या होगा? और आप ज़रा सोचिए कि जब यही बात हमारा दुश्मन मुल्क कहे, और सूरत हाल ये हो कि हमारे बॉर्डर पे कोई फ़ौज ना हो, हमारे बॉर्डर पे एक सिपाही भी ना हो, हमारे बॉर्डर वीरान पड़े हों, और हमारा दुश्मन मुल्क जिसे हमारा वजूद ही कबूल नहीं है, वो दौड़ा दौड़ा चला आए, हम पे चढ़ मार करे, तो फिर क्या हो? मैं ये कहा करता था जब मुझे शऊर हासिल हुआ तालीम के बाद, अपनी अर्ली एज में, तो मैं कहा करता था कि हमारे मुआशरे में 3 इदारे ऐसे हैं जिन पर कभी पब्लिकली खुल्लम खुल्ला तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनका अपना सिस्टम होना चाहिए जज़ा और सज़ा का, और वो इदारे हैं हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया और हमारे मजहबी इदारे। आपने कभी देखा होगा कि मुआशरा कैसे बनता है? जैसे चिड़िया एक घोंसला बनाती है, एक एक तिनका जोड़ती है, एक एक तिनका इकट्ठा करती है, फिर उन्हें एक तरतीब से जोड़ती है ताकि उसमें अपने अंडे दे सके, और फिर उन अंडों को सीती है और उनसे बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को चोक देती है, अपने मुंह में खुराक लाती है, सेमी डाइजेस्टेड, उनके मुंह में उंडेलती है ताकि वो बच्चे बड़े होकर परवाज़ करना सीखें। हमारा मुआशरा भी ऐसे है, ये तिनका तिनका जोड़ के बनाया जाता है, जिसके कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं, और ये मुआशरा अगर आप बड़े कैनवस पे देखें तो एक मुल्क होता है जिसका एक आइन होता है,
और आइन क्या करता है कि उसमें जितनी इकाइयां होती हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है। और एक शख्स खड़ा हो जाए और वो कहे कि ना तो मैं आपके आइन को मानता हूँ, ना मैं इस मुल्क के वफाक की इकाइयों को मानता हूँ, और जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ वही सच है, आप निकल आओ, बाहर निकल आओ और इस मुल्क का सत्यानाश कर दो। अगर वो ये कहे कि मैंने जो कुछ गुज़िश्ता अरसे में किया, मैंने इस मुल्क की इकानमी को बर्बाद किया, मैंने इस मुल्क की सिक्योरिटी को बर्बाद किया, मैंने तन्हा कर दिया इस मुल्क को। वो जो दोस्त थे, चाइना था, सऊदी अरब था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थी, और अमेरिका था, यूरोपीय यूनियन थी, ईरान था, अफगानिस्तान था, सबको नाराज़ करके अलूफ कर दिया। अब जरा सोचिए ये किसका एजेंडा था? आप समझते हैं कि अब 75वां साल शुरू होने लगा है कि जब पाकिस्तान के क़याम को, और इंडिया जिसने हमारा वजूद कभी बर्दाश्त नहीं किया, ये उसका एजेंडा था। दुनिया भर की बड़ी मारूफ एक जासूसी इदारे हैं, या वो इदारे हैं जिन्हें हम जासूसी कहते हैं, लेकिन वो अपने अपने मुल्क की बका के ज़िम्मेदार हैं। हमारी ISI है, इंडिया की रा है, इसराइल की मोसाद है, अमेरिका की CIA है, रूस की KGB है, और ये सारे इदारे जो हैं अपने अपने मुल्क की बका का ख्याल रखते हैं। जब हम अपने इन इदारों को, अपनी फ़ौज को, अपनी अदलिया को डीमोरलाइज करें, पब्लिकली क्रिटिसाइज करेंगे और लोगों को बुलाएंगे अनार्की के लिए, इस मुल्क के आइन को नहीं मानेंगे, कवानीन को नहीं मानेंगे, ज़ाब्तों को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में अनार्की होगी, सिविल वार होगी, और उसका फ़ायदा किसे पहुंचेगा? आप ज़रा सोचिए, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि अगर हमारी सरहदों पे फ़ौज ना हो, हमारे एटमी प्रोग्राम का कोई निगहबान ना हो, हमारे एटमी असासों का कोई निगहबान ना हो, और हमारी अदलिया को अपने काम करने से रोका जाए कि जो फ़ैसला मेरे हक़ में आए मैं कहूँ कि ये तो ठीक है, जो फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आए तो उसे मैं मानने से इनकार कर दूँ। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब हमारे मुल्क के जय्यद सहाफ़ी, मैं जय्यद एहतरामन कह रहा हूँ, वो ये कहें कि जनाब वो जो साहब हैं वो इन फ़ैसलों को तस्लीम करते हैं लेकिन कुछ रिजर्वेशन के साथ। ये रिजर्वेशंस के साथ मानना क्या होता है? आपने देखा कि हमारी सबसे बड़ी अदालत ने एक फ़ैसला दिया, उसने कहा कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए, और उस काम को सुबह से लेकर जब डेड लाइन आने वाली थी, रेड लाइन आने वाली थी, 12 बजे उसके 11:50 तक लटकाया गया। तो फिर भी उस अदालत को ये ताना है, उस अदालत पे ये तशनी है, उस अदालत पे ये इल्ज़ाम है कि 12 बजे क्यों अदालत लगाई गई। ये लोग नहीं जानते कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, हमारी अदालत आलिया है, हाई कोर्ट्स, और अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट, ये 24 घंटे काम करती हैं। हमारा एक बैठा हुआ मजिस्ट्रेट जो है किसी तहसील हेडक्वार्टर में, वो भी 24 आवर्स काम करता है। उसके पास रिमांड्स आ रहे होते हैं, उसके पास मुल्ज़िम पेश किए जा रहे होते हैं, और वो उनको इनकार नहीं कर सकता। ये कौन सा चलन है कि वो जो आइनी तौर पर कुछ अहकामात करने के पाबंद हैं, कुछ अहकामात बजा लाने के पाबंद हैं, वो अहकामात बजा लाने से इनकारी हो गए हैं। तो फिर क्या होगा? एक आम आदमी सड़क पे खड़ा हुआ, एक रेडी वाला, अगर उसे कोई जो मजिस्ट्रेट हैं वो हटाने के लिए आते हैं कि तुमने रेडी यहाँ क्यों लगाई हुई है, तुमने सड़क इनक्रोच क्यों की हुई है, या तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो,
तो उसको अगर रोका जाता है तो वो कहे मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अगर तमाम लोग एक दूसरे को मारने के लिए कानून की पाबंदी करना छोड़ दें, सूबे आइन की पाबंदी करना छोड़ दें, वफाक आइन को मानना छोड़ दें, तो फिर ये मुल्क क्या बाकी रहेगा? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। एक ऐसी नस्ल जवान हुई है हमारे यहाँ गुज़श्ता 20-25 साल में, जो कि बड़े अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ी हुई है, लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का फ़र्क मालूम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनते हैं। वो हर चीज़ को लॉ समझते हैं, वो हर चीज़ को ट्रैफिक सिग्नल समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने वीलॉग में बात की थी। आइन की तकदीस से नावाकिफ़ है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? वो मुल्क जो अरबों रुपए खर्च करके राह के ज़रिए हमारी ISI को और हमारी फ़ौज को बदनाम करना चाहता था, डिस्क्रेडिट करना चाहता था, वो अब वही काम एक आदमी कर रहा है। वो हमारा दुश्मन जो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ है और यहाँ सिविल वार चाहता है कि तमाम इकाइयाँ आपस में लड़ी हुई हों, उनको वही काम एक आदमी उनके लिए कर रहा है। आपने 2-4 रोज़ पहले एक वीलॉग देखा होगा कि एक इंडिया के आर्मी के रिटायर्ड मेजर का, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो क्या कह रहा है कि इंडिया को जिस काम में कामयाबी अरबों रुपए खर्च करके नहीं हुई थी, वो काम उसका एक आदमी ने कर दिया। तो खुद सोचिए, वो आदमी हमारे इस मुल्क का, इस पाक धरती का दोस्त है या दुश्मन है? वो किस एजेंडे पे काम कर रहा है? अब ज़रा सोचिए कि क्या जो ये हुकूमतें होती हैं, ये क्या किसी की मलकियत होती है? ये मुल्क किसी की मलकियत होता है? एक तरीक़ाकार आइन ने तजवीज़ किया हुआ है कि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद आप देखें कोई भी हुकूमत बनती है, अगर वो कोई हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है, वो कुछ पार्टियों से मिलकर बनी हुई है, तो उसको ख़त्म करने के 3 ही तरीके होते हैं कि या तो उसकी टर्म ख़त्म हो जाए, 5 साल पूरे हो जाए, या ये होता है कि आप देखें कि उसका जो वज़ीर आज़म है वो उसकी डेथ हो जाए या वो इस्तीफ़ा दे दे। और तीसरा तरीका जो आइन ने प्रोवाइड किया है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है। और कोई शख्स ये कहे कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को भी नहीं मानता, जो नाबल्द हो, जिसे आइन की ABC ना आती हो। मैं कहा करता हूँ ना कि एक आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, और जो बादशाह होते हैं वो अपने मसाहबीन से पहचाने जाते हैं। एक जो शख्स पावर में होता है, जो सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, देखा जाता है उसकी काबीना कैसी है, वहाँ लोग कैसे बैठे हुए हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा माज़ी करीब में गर्दन घुमा के देखिए कि वो कौन से लोग थे और कैसे थे। और गुज़श्ता 20, 22, 25 साल में जो एक जनरेशन हमारे यहाँ पैदा हुई, जिसने शऊर संभाला है, वो एक शख्स को उन्होंने देखा है कि गालम गलूच करते हुए, और उस शख्स ने मुसलसल गलत बयानी करके उसने क्या किया कि तमाम लोगों को ये रासिख कर दिया है कि मेरे अलावा इस मुल्क में हर शख्स मुल्क का दुश्मन है। वो इस तरफ आने ही नहीं देता किसी को कि मैंने अगर इस मुल्क की इकानमी कोलैप्स की है, मैंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तो क्या ये उनका विरासती हक है कि इस मुल्क पे बैठे रहें? उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया है, तो इंतज़ार करें अगले इलेक्शन का। क्या चंद महीने उनको कबूल नहीं है? अगर उनके पास वाकई पावर है, उनके पास वोट की पावर है, तो आ जाएं जी बिस्मिल्लाह। किसने इनकार किया है? क्या अपनी हुकूमत के बदले मुल्क को बर्बाद कर देना ये मुल्क से मोहब्बत है या मुल्क से दुश्मनी है? ये सवाल नाज़रीन मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ। आप ज़रा सोचिए इस बारे में कि ये मुआशरा, ये मुल्क, ये वफाक, अगर उसके इन तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया, डिस्क्रेडिट कर दिया गया, उन पर गालम गलूच कर दी गई, तो फिर क्या होगा? जो आग लगेगी
उसमें किसी का घर महफूज नहीं रह जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। इसको आप अगर समझें कि बेहतर है तो शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल टुडे विद हफीज़ खान को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।